मैं प्रशांत दुबे इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर मेंस में हिंदी का सिलेबस। तो सिलेबस देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी स्थान पर पहुंचना है तो उस स्थान तक पहुंचने वाले रास्ते की जानकारी होना ज़रूरी है कि कहां पर कठिनाई आएगी, कहां पर सरलता होगी, कहां हमको देर लग सकती है और कहां हम आसानी से निकल सकते हैं। तभी हम सही स्थान पर और सही समय पर पहुंच पाएंगे। ऐसे ही यदि हमें सब इंस्पेक्टर मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करके उससे आगे के स्थान पर पहुंचना है तो रास्ता है सब इंस्पेक्टर मेंस का सिलेबस। तो उसी में हम हिंदी का सिलेबस देखेंगे कि कहाँ पर कठिनाई है, कहाँ पर सरलता है, कहाँ पर को पकड़कर हम सही समय पर और सही स्थान पर पहुँच पाएंगे। तो कहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे और किस तरह के प्रश्न आएंगे, क्या टॉपिक है, ये सारी चीज़ों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सब इंस्पेक्टर मेंस के हिंदी के सिलेबस को देखने पर पता चलता है कि यहाँ से दोनों तरह के प्रश्न आ सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले, और दूसरा निबंधात्मक प्रकार के जिसमें आपको लिखना होता है, जिसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। तो देखेंगे अभी सिलेबस हम कि कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर मेंस के सिलेबस में ये शामिल किया गया है। इसको देखते हैं हम लोग। तो साथियों, सबसे पहले देखिए क्या शामिल किया गया है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है कि भारत में जितने भाषा परिवार की भाषाओं का प्रयोग होता है उनके बारे में पढ़ना है। विशेषकर हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसकी विभिन्न बोलियां कौन कौन सी है ये। दूसरा है फिर हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण। इसमें हमको क्या पढ़ना है, स्वर व्यंजन और स्वर व्यंजन से संबंधित अन्य काफ़ी सारे महत्वपूर्ण तथ्य। ये व्याकरण को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि क्या है, ठीक है। तो देखिए, पूरे सिलेबस में कहीं पर भी शब्द साधन, मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, काल, वाच्य आदि का प्रयोग, मतलब आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है व्याकरण के अंदर हो सकता है वो इन चीज़ों को क्या करे, पूछे, ठीक है। तो देखेंगे उसको। फिर अगला है सिलेबस में पर्यायवाची, ये आप जानते हैं। फिर है विलोम शब्द और फिर है एकार्थी शब्द। अब इससे शायद आप लोग परिचित नहीं हैं। विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्द, ये जानते हैं आप लोग। पर्यायवाची शब्द को भी आप लोग जानते हैं, है ना। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे लगते हैं कि इसके एक से अधिक अर्थ होंगे, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में भी, मतलब अलग अलग अर्थों में उसको हम प्रयुक्त कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, परिस्थितियों के अनुरूप उनमें थोड़ी सी बारीक सी अंतर होती है ना। जैसे बारीक सा अंतर होता है, जैसे देखते हैं, एक है खेद और एक है दुख। तो हमको लगता है कि हम हर परिस्थिति में खेद शब्द का या हर परिस्थिति में दुख शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दुख का अर्थ छोटी मात्रा में हुई हानि, बड़ी मात्रा में हुई हानि या मृत्यु से हुई हानि आदि सभी प्रकार की चीज़ों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ऐसा है नहीं। दुख का केवल और केवल एक ही अर्थ होता है ना, अन्य अर्थ नहीं होता, अन्य कोई अर्थ इसका नहीं होता। और वैसे ही खेद का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। तो इनका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। जैसे खेद का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ छोटी हानि हुई हो। जैसे आपने किसी के पत्र का उत्तर नहीं दे पाया हो तो आप लिख सकते हैं कि मुझे खेद है ना। जैसे आप किसी से मिलने गए हैं और वो आपसे नहीं मिले तो वो आपको बोल सकते हैं कि खेद है। तो छोटी हानि पर हम खेद का प्रयोग करते हैं। जबकि किसी की मृत्यु हो जाए तो वहाँ हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, दुख शब्द का। ऐसे ही और देखते हैं, एक शब्द है क्या, आयु, और एक शब्द है अवस्था, ठीक है। तो सामान्यतः हम आयु शब्द का प्रयोग कैसे कर लेते हैं, वर्तमान उम्र, आपकी एज क्या है ना, इसके लिए भी कर लेते हैं। और किसी के पूरे जीवन काल की बात भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आयु का केवल और केवल एक ही अर्थ होता है, इसलिए इसको एकार्थी शब्द में रखा गया है कि संपूर्ण जीवन काल,
किसी जीव का संपूर्ण जीवन काल, कि मान लो मैं जिया 80 या 90 साल, तो मेरी आयु कितनी रही? 90 साल। मेरी वर्तमान उम्र के लिए मैं आयु शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि वर्तमान उम्र के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवस्था शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एकार्थी शब्द होते हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए, हाँ, इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, चलिए वो टॉपिक देखेंगे तब देखेंगे हम लोग, है ना। अगला है हमारे पास तत्सम एवं तद्भव शब्द, ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, है ना। तो अभी तक के जितना देखा है हमने और आगे कुछ और देख रहे हैं, इन सब से वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही प्रश्न आएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे और देखते हैं, अगला शामिल किया गया है क्या? हिंदी लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द। ये त्रुटि से संबंधित जोड़कर आपको कंफ्यूज कर दिया है, आपको भ्रम में डाल दिया है। ये वस्तुतः अनेकार्थी शब्द ही है। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे पतंग शब्द का 3-4 अर्थ होता है, सूर्य होता है, नाव होता है, चिड़िया, है ना। द्विज शब्द के कई अर्थ होते हैं, चंद्रमा, ब्राह्मण, सांप, पक्षी आदि। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। अगला है फिर वाक्य संशोधन, मतलब वाक्य शुद्धि, फिर कारक, लिंग, इन सब से आप पहले से ही परिचित हैं। फिर अगला है क्या? वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण। ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द भी कहते हैं, है ना, ये वो है। फिर है रस, छंद, अलंकार। फिर है हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक व प्रसिद्ध रचनाएं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी हिंदी व छत्तीसगढ़ी रचनाएं। ठीक है, फिर है संक्षिप्तीकरण। तो अभी तक जो हमने देखा, अच्छा, संक्षिप्तीकरण के बाद क्या है ये मैं बता रहा हूं अभी। पहले देखते हैं वाक्य भेद। वाक्य भेद मतलब वाक्य के प्रकार, रचना की दृष्टि से, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य आदि। ठीक है, फिर है शब्द युग्म। शब्द युग्म मतलब कुछ शब्द युग्मों में आते हैं, जोड़े में आते हैं, उनको शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म के कई प्रकार हैं, जैसे एक मैं बता रहा हूं, लाभ हानि, है ना। द्वंद्व समास के जो उदाहरण हैं वो शब्द युग्म के अंतर्गत ही आते हैं। लाभ हानि, ये भी एक प्रकार का क्या है? शब्द युग्म है। इसके अलावा फूल, वूल, ये भी एक प्रकार का क्या है? शब्द युग्म है। समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द शब्द युग्म के एक प्रकार के अंतर्गत आता है, मतलब शब्द युग्म का एक प्रकार है। शब्द युग्म के कई प्रकार हैं, है ना। तो ये शब्द युग्म है। तो देखिए, संक्षिप्तीकरण को छोड़ दिया जाए तो, संक्षिप्तीकरण को मैं आगे समझा रहा हूं, यदि संक्षिप्तीकरण को छोड़ दिया जाए तो शब्द युग्म तक ऐसा प्रतीत हो रहा है, और प्रतीत हो रहा है नहीं, यहां से वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही क्या आएंगे? प्रश्न आएंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन किसी टॉपिक से परिभाषा के रूप में पूछ दे, जैसे छंद क्या है, रस क्या है ना, या मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, ऐसे परिभाषा के रूप में हो सकता है एक आध क्वेश्चन दे दे। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे रहेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे यहाँ तक के टॉपिक से। ठीक है, फिर हम देखते हैं संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्या होता है? संक्षेपण है ये, है ना। दिए गए गद्यांश का 1/3 भाग में सारांश लिखना होता है, जिसे संक्षिप्तीकरण कहते हैं, और उसका शीर्षक भी लिखना होता है। सीजीपीएससी मेंस में इसके क्वेश्चन आते हैं निबंधात्मक रूप में। ठीक है, लेकिन एसीएफ वगैरह का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी इससे आए हैं, लेकिन यहाँ पर निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना। हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, तो हम दोनों तरीके से इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला है काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, है ना। तो काव्य के कई प्रकार होते हैं, कुछ मुक्तक काव्य होते हैं, कुछ प्रबंध काव्य होते हैं। प्रबंध काव्य में कुछ महाकाव्य होते हैं, कुछ खंड काव्य। महाकाव्य मतलब जैसे रामचरितमानस, जिसमें किसी नायक की पूरे जीवन की बात हो, और खंड काव्य मतलब किसी एक घटना की बात हो, है ना। तो ये सब हम देखेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब। गद्यांश, यहाँ से तो निश्चय ही क्या आएगा? निबंधात्मक प्रश्न आएंगे यहाँ से। सीजीपीएससी मेंस में भी निबंधात्मक प्रश्न आते हैं गद्यांश से। ठीक है,
पद्यांश एक्स्ट्रा शामिल किया गया है, यहाँ से भी कैसा प्रश्न आएगा, निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो हमने देखा संक्षिप्तीकरण है, काव्य की परिभाषा भेद, मुक्तक काव्य वगैरह है, गद्यांश और पद्यांश है, यहाँ से निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न आएंगे और बाकी से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे। तो कुल मिलाकर 125 नंबर का जो प्रश्न है उनमें से मैक्सिमम प्रश्न 80-90 तक प्रश्न या कहें कि 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ, 100 नंबर के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे और लगभग 25 नंबर के प्रश्न कैसे रहेंगे, निबंधात्मक रहेंगे, है ना। ऐसा हम कह सकते हैं। अभी तो मानकर ही चल सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ डिसाइड हुआ नहीं है ना। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम एक एक करके सबको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये था आज का क्लास में सिलेबस। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही।